बच्चों, तो आज हम लोग चलेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से परावर्तन। गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन में हम गोलीय दर्पण के बारे में देखेंगे कि गोलीय दर्पण किस प्रकार का होता है और उससे परावर्तन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि गोलीय दर्पण होता कैसा है। तो देख लीजिए कि एक कांच का स्फीयर है और इस कांच के हॉलो स्फीयर है, और इस हॉलो स्फीयर को अगर बीच से काट दिया जाए तो क्या बनेगा? दो हेमिस्फीयर बन जाएगा, मतलब दो अर्ध गोलार्ध बन जाएगा। और ये दोनों गोला को हम अलग अलग कर देते हैं। देखिए हम अलग अलग कर दिए, आपने देख लिया, इसको और छोटा कर दिया। यह गोला का भाग है। यह कांच का गोला था जिसको बीच से काट दिया मैंने। इसका सेंटर कहां होगा? यहां। इसी सेंटर से ये चारों तरफ गोला घुमाया गया था, तो सेंटर से सर्कल बना था, उस स्फीयर का सेंटर था। अब इसको हमने काट दिया तो दो पार्ट्स बन गया। अब एक पार्ट्स को अंदर से पेंट कर दो, सिल्वर का पेंट और प्लस एक रेड पेंट। तो इधर का भाग इसका परावर्तक भाग हो गया, रिफ्लेक्टर सरफेस हो गया। और इस गोला को बाहर से हम पेंट कर देते हैं सिल्वर से और इसके बाद रेड पेंट से। तो यह बाहर का भाग पेंट हुआ तो इधर का भाग परावर्तक सतह हो गया। तो इस गोला के काट करके दो हॉलो भाग बनाया मैंने, दो अर्ध गोला बनाया और एक गोला को अंदर से पेंट किया और एक अर्ध गोल को बाहर से पेंट किया। तो देखिए परावर्तक सतह, एक में परावर्तक सतह उठा हुआ है और एक में परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो जिसमें उठा हुआ है इसको हम कन्वेक्स कहते हैं, और चूंकि मिरर का काम करेगा इसलिए इसको मिरर लिख देंगे। यह कन्वेक्स मिरर हो गया। और इसका सतह धंसा हुआ है तो इसको हम लोग कनकेव कह दिए, कनकेव मिरर। हिंदी में अगर नाम चले तो इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अव मने धंसा हुआ, तल मने सतह, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे अवतल कहते हैं। और इसको हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। मतलब मतलब उठा हुआ, तल मने सतह, जिसका सतह उठा हुआ हो उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। तो अब आप जान गए होंगे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। दर्पण जो किसी स्फीयर का हिस्सा हो और जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो तो उसको हम लोग उत्तल, अगर ऊपर से परावर्तक है तो यह उठा हुआ भाग है तो इसको हम लोग कहेंगे उत्तल। लेकिन अगर धंसा हुआ भाग है और अंदर से परावर्तक सतह है तो इसको हम लोग कहेंगे अवतल, धंसा हुआ तल। तो इस तरह से आपने देख लिया कि कन्वेक्स मिरर और
कनकेव मिरर किस प्रकार का होता है। इसका हम और नाम आगे बताएंगे कि कन्वेक्स को हम और दूसरे नाम से क्या जानते हैं। ऐसे मैं लिख देता हूं और बाद में मैं उसको विवरण दूंगा तो आप समझ लेंगे। कन्वेक्स मिरर को हम लोग कहते हैं डाइवर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग। अब इसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जिंग मिरर। यह डाइवर्जिंग मिरर है और इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। कन्वर्ज मतलब क्या होता है, एकत्रित करना, और डाइवर्ज माने क्या होता है, छितरा देना, फैला देना। तो किसको छितरा देता है, किसको फैलाता है, तो रेज ऑफ लाइट को, प्रकाश के किरणों को जो कन्वर्ज कर देता है, जमा कर देता है, किसी एक बिंदु पर एकत्रित कर देता है, तो उसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। तो यह जो आपका मिरर है उसको हम कन्वर्जिंग यानी कि कनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जबकि कन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। यह प्रकाश की किरणों को छितरा देता है और इसके बाद इसके बारे में हम आगे पढ़ लेंगे कि यह किरणों को कैसे डाइवर्ज करता है और कैसे कन्वर्ज करता है। अब प्रश्न उठता है, आपको मैं बता दूं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं। तो चूंकि यह कर्वेचर था और इस कर्वेचर का सेंटर ये वाला है, तो इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के बीचों बीच का जो पॉइंट होता है, मिरर के बीच वाला पॉइंट को पोल कहते हैं। मिरर के बीच वाला पॉइंट को पोल कहते हैं। और पोल पर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर अगर लाइन खींचिएगा तो वो परपेंडिकुलर होगा। पोल पर से सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइन खींचिएगा तो वह परपेंडिकुलर होगा। तो ये सी हो गया, ये पी हो गया, पी हो गया। मतलब अगर हम सिर्फ एक भाग को चलेंगे यानी कि कनकेव मिरर को चलेंगे तो यह सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग पी बोलेंगे। अब जरा आप मान के चलिए कि यह कर्वेचर का सेंटर है, तो यहां से सी से पी तक के दूरी को हम रेडियस बोल सकते हैं। तो कहेंगे कि यह रेडियस ऑफ कर्वेचर है। डिस्टेंस सीपी, सीपी क्या है, डिस्टेंस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे। पीसी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इस कर्वेचर का रेडियस है। और पीपी अगर कह देंगे तो डायमीटर हो जाएगा पूरा का, लेकिन चूंकि हम काट करके अलग अलग कर दिए हैं तो कनकेव मिरर में सीपी रेडियस है, कन्वेक्स मिरर में भी पीसी रेडियस है। इसलिए अगर डिस्टेंस हमको पीसी बताना होगा तो वहां आर बताएंगे, क्योंकि रेडियस भी हम बोलते हैं। और यह हो गया आपका सी। तो इस तरह से आपने रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड पोल जान गया। अब हम लोग कहते हैं कि ए लाइन विच ज्वाइन सी एंड पी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी को जोड़ने वाला लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं ना, मुख्य अक्ष कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, तो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल को, मिरर के पोल को जोड़ता हो, उस लाइन को हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। कनकेव मिरर में सीपी प्रिंसिपल एक्सिस है, कन्वेक्स सेंसर में पीसी प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस तरह से आपने प्रिंसिपल एक्सिस देख लिया। अब फोकल लेंथ किसे कहते हैं, तो इसको मैं साफ करता हूं। किसी एक को चलता हूं, किसी एक को, अच्छा इस पर
मैं बता सकता हूं, इस पर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा समझना होगा आपको कि लाइट के किरणों को, चूंकि इसका नाम है कनकेव मिरर, को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, तो यह लाइट के किरणों को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल किरणों को रिफ्लेक्शन के बाद एक बिंदु पर मीट कराता है, उसको एफ कहते हैं। फोकस करेगा, फोकसित कराता है। तो फोकस किसे कहते हैं? तो किसी भी मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाले किरणों को जिस बिंदु पर कन्वर्ज कराता है, जमा कराता है, उस बिंदु को हम फोकस बिंदु कहते हैं, फोकस पॉइंट कहते हैं। और फोकस पॉइंट से पी तक के डिस्टेंस को, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पी, दैट इज नोन एज फोकल लेंथ, उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। अब इसमें भी चलिए कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो पैरेलल किरण को लाए, और यह पैरेलल किरण क्या हो जाता है? डाइवर्ज कर जाता है, इधर की ओर आ जाता है। यह पैरेलल किरण क्या हो जाता है? डाइवर्ज कर जाता है, इधर की ओर आता है। तो इसको अगर आप पीछे की ओर बढ़ाइएगा तो यहां से मिलते हुए मालूम पड़ेगा। कन्वेक्स मिरर में फोकसित होते हुए मालूम पड़ता है, रियल में रेज को फोकसित नहीं करता, यह तो डाइवर्ज कर दे रहा है, डाइवर्जिंग है। पैरेलल किरण को यह क्या करता है? डाइवर्ज कर देता है। लेकिन कनकेव मिरर में पैरेलल किरणों को कन्वर्ज करता है। इसमें रियल में कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन इसमें कन्वर्ज करते हुए मालूम पड़ रहा है, रियल में रेज को डाइवर्ज कर रहा है। तो यह यहां जो मालूम पड़ रहा है, जहां पर यह कन्वर्ज होते हुए मालूम पड़ रहा है, तो ऐसे बिंदु को भी फोकस बिंदु हम लोग कहते हैं। तो कन्वेक्स मिरर में फोकस बिंदु क्या है? रियल में नहीं है, वर्चुअल में है। फोकसित होते हुए मालूम पड़ रहा है, लेकिन कनकेव मिरर में फोकस बिंदु रियल में है, कन्वर्ज होते हुए मालूम पड़ रहा है। तो इसलिए कनकेव मिरर में फोकस रियल होता है और कन्वेक्स मिरर में फोकस वर्चुअल होता है। अब फोकस और पी, फोकस पॉइंट और पी के डिस्टेंस, जो भाग होता है बीच का भाग, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फोकल लेंथ कहते हैं। तो इस तरह से आपने फोकल लेंथ को समझ लिया, प्रिंसिपल एक्सिस को भी समझ लिया। अब है रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, F = R/2। रिलेशन देखना है कि फोकस में और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है। तो इस रिलेशन को समझने के लिए हम कोई एक मिरर को ले लेते हैं। एक मिरर को मैं साफ कर दे रहा हूं। दोनों में से कोई एक मिरर से काम चल जाएगा, और इसको मैं फिर से पुनः निर्माण करता हूं, इसको पुनः फिगर का निर्माण करता हूं, फिर से बना रहा हूं इसको। तो अभी तक मैंने बताया था कि देख लीजिए, ये कनकेव मिरर है, इसका ये वाला भाग को हमने पेंट कर दिया, इसलिए ये कनकेव हो गया। इसके बीच वाला पॉइंट को हमने पोल कह दिया, और एक लाइन जो हमने खींच दिया, और यह जो गोला जिसका होगा, आपको मैं बताया था कि यह गोला जिसका होगा, इस सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, इसी गोला का ही भाग होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर।
और मैंने कहा कि यह पैरेलल जाती हुई किरणों को फोकस से क्या करता है, फोकस से क्या कराता है, पार करता है। पैरेलल किरण जब मिरर से रिफ्लेक्ट होती है तो यह फोकस से होके गुजरती है। अभी मैंने बता दिया था। अब सेंटर से किसी पॉइंट पर अगर लाइन खींचिएगा तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। अब यहां आप जहां पर यहां मिल रहा है इसका नाम एम रख दीजिए। अब यहां देखिए कि सेंटर से जो लाइन जाता है उस सेंटर से ही गुजर जाता है, फिर उधर से लौट आता है। तो एक जो फिगर बना इसको हमने देखा कि इसका नाम ए रख दीजिए। एम एक रेज है। एम क्या है, एक रेज है और एम पॉइंट से टकरा करके रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से गुजरता है। तो एम जो है वह पैरेलल है किसका, सीपी का। सीपी का पैरेलल है और सीपी का पैरेलल है। और जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मिरर पर आपतित किरण, इंसिडेंस रेज, और ये वाला जो हो गया नॉर्मल हो गया। जो परपेंडिकुलर रहता है उसको नॉर्मल कहते हैं। पहले आपको बता चुके हैं कि ये मिरर है और ये पॉइंट पर एक सीधा है वो नॉर्मल है। आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण हो गया। इंसिडेंस रेज हो गया, रिफ्लेक्टेड रेज हो गया। तो यह नॉर्मल है। तो नॉर्मल और इंसिडेंस रेज के बीच का बनने वाला एंगल को आई कहते हैं और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रेज के बनने वाला को आर कहते हैं। मिरर फॉर्मूला, मिरर लॉ के हिसाब से, मिरर फॉर्मूला के हिसाब से, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से, सेकेंड लॉ के हिसाब से एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। यहां एंगल आई है ये वाला, तो ये वाला एंगल आर हो गया। तो ये दोनों एंगल क्या है, आपस में बराबर है। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि ए एम सी, एंगल ए एम सी बराबर होगा एफ एम सी के। अब आप देख लीजिए कि एम सीपी के पैरेलल है और लिखेंगे एम पैरेलल सीपी। सीएम को मान लीजिए सीएम इज ट्रांसवर्सल, यह तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। तो क्या हो जाएगा, ए एम सी, एंगल ए एम सी बराबर हो जाएगा, ए एम सी बराबर हो जाएगा किसका, एफ सी एम के, एफ सी एम के। और कैसे भाई, तो अल्टरनेट एंगल से। अल्टरनेट एंगल से बराबर हो गया। अब इसलिए देख लीजिए एएमसी बराबर एफएमसी और एएमसी एफसीएम। तो इस तरह से एंगल एफ एम सी बराबर होगा एंगल एफ सी एम के। एफ एम सी ये वाला और एफ सी एम ये वाला, ये दोनों बराबर होगा। तो इस तरह से हम कहेंगे कि किसी भी ट्रायंगल में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, स्पेस तो नहीं मिल रहा है, अब यहां हम बना देते हैं आपको। क्या बताते हैं कि एफएमसी
ये वाला और FCM ये दोनों आपस में बराबर है। शो इन ट्रायंगल CMF में दो एंगल बराबर है, MCF FCM एंगल FCM बराबर है किसका? FCM किसका? FMC का। तो किसी भी ट्रायंगल में दो ट्रायंगल आपस में बराबर रहते हैं तो उनके सम्मुख साइड क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। तो इसलिए इस एंगल का सम्मुख CF हो गया और इस एंगल का सम्मुख FM हो गया या MF हो गया। तो CF और MF आपस में बराबर हैं। अब हम कहते हैं कि M और P के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है, तो कहेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन P एंड M, P और M के बीच का डिस्टेंस नेग्लिजिबल है। M इज नेग्लिजिबल। तो नेग्लिजिबल रहने के कारण हम FM और FP दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए FM बराबर FP। अब नेग्लिजिबल काहे है ये भी मैं आपको बता दूं। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी बड़ा गोला का जो भाग छोटा भाग होता है वह प्लेन होता है। जैसे आप पृथ्वी पर हो, आपको पृथ्वी देखने में कैसा लगता है? चपटा लगता है, प्लेन लगता है। लेकिन किताब में आप क्या पढ़ते हो कि पृथ्वी गोला है, आपको गोला तो दिखलाई नहीं देता। तो ऐसा इसलिए कि आप पृथ्वी के बहुत छोटा हिस्सा को आप देखते हो। तो छोटा हिस्सा को देखने के कारण पृथ्वी आपको चपटा दिखाई देता है। तो मिरर में किसी छोटे अंश को अगर आप पार्ट को भाग को देखिएगा तो वह प्लेन मिरर से ही बना हुआ है। इसलिए P और M का डिस्टेंस अगर नेग्लिजिबल है तो FM और FP आपस में बराबर होंगे, एप्रोक्स बराबर होंगे ना, बराबर होंगे, एप्रोक्स कर दीजिए, एप्रोक्स बराबर होंगे। तो जब बराबर होंगे FM और FP तो हम लिख सकते हैं कि CP बराबर क्या होता है? CF और PF, CF प्लस PF, CF प्लस PF। और हमने देखा कि CF MF के बराबर है, CF MF के बराबर है, इसके बराबर ये है, और FM के बराबर FP है, FM के बराबर FP है। तो हम क्या करेंगे? FM के बराबर FP है तो CF बराबर FP या PF, तो यहां लिख देंगे CF प्लस CF और यहां CP। अब CP क्या है भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इसलिए इसको R लिखेंगे। और CF क्या है? फोकल लेंथ है, इसलिए F लिखेंगे। CF फोकल लेंथ है, इसलिए F लिखेंगे। 2F हो गया तो R बराबर 2F, 2 को इधर ले आइएगा तो F इज इक्वल टू R/2। तो यही हम लोग को प्रूव करना था और हम लोग रिलेशन देख लिए कि R क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर का लेंथ है पोल से, और F क्या है? फोकल लेंथ है। तो F इज इक्वल टू क्या होता है? R/2। तो नाउ यू कैन रिपीट अगेन एंड अगेन
आफ्टर रिवाइजिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को बार बार रिपीट करके आप रिलेशन को चेक कर लेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का, आर और एफ के बीच का रिलेशन आप चेक कर लेंगे। तो इसके साथ ही मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूं। धन्यवाद।